दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में पॉलिटी के 40 क्वेश्चन, साइंस टेक के 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, 1 से लेकर के 35 तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी के भी हैं। तो अभी जो है स्टार्टिंग से लेकर के 35 तक करंट अफेयर्स के हैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें शहरों की जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया ताकि शहरी स्थानीय निकायों के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित की जा सके तथा लक्ष्य सुधार किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में पहले तो शहरों को क्या किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या को अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। फिर इस आधार पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि स्वच्छता प्रयासों के लिए वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर के रूप में पुरस्कृत किया गया, जबकि भोपाल छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो दूसरा गलत है दोस्तों। स्वच्छता प्रयासों के लिए वाराणसी को नहीं बल्कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर के रूप में पुरस्कृत किया गया है, और भोपाल छावनी को नहीं। ठीक है, भोपाल छावनी को नहीं बल्कि सिकंदराबाद छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सिकंदराबाद छावनी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन वर्ष 2016 से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि इसका आयोजन जो है 2016 से ही होते आ रहा है। और इसमें किस मंत्रालय का काम कौन मंत्रालय से जुड़ा है, कौन सा मंत्रालय, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और हर साल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेट कर देती, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबरों को वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पे देखो, आरबीआई का नाम दिया है कि यह आरबीआई द्वारा विकसित। तो देखो, ये आरबीआई द्वारा विकसित नहीं है। किसके द्वारा विकसित है? दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग की एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसी के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को विकसित किया गया है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो बैंक और वित्तीय संदिग्ध लेन देन को अस्वीकार करने, ग्राहकों को अलर्ट जारी करने तथा उच्च जोखिम वाले लेन देन में विलंब करने के लिए रियल टाइम में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, ये वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को इस समय देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, अलग अलग तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकालने की उनकी साजिश होती है। कोई ब्लैकमेल करता है, कोई डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। तो ये इसका काम क्या है, ये जो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक है, इसका काम क्या होगा कि इन सभी गतिविधियों पे नज़र रखेगा कि कोई फ्रॉड कॉल अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन पर आता है तो वो सारे उस फ्रॉड कॉल के नंबर को जांच किया जाएगा, उससे जुड़े अकाउंट्स की पूरी जांच की जाएगी कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। जब उसे संदिग्ध लगेगा, तो अगर उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बोला है कि हमें इस अकाउंट में 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए भेज दो, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि उसके
जो पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसको कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया जाएगा कि वो पैसे ट्रांसफ़र ना कर पाए, ताकि वो व्यक्ति थोड़ा देर सोच समझ ले कि वाक़ई हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। और पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले भी उसको एक बार वार्निंग जाएगा कि क्या आप कन्फर्म हो कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं है। इस तरह के कुछ अलर्ट भी जारी किए जाएंगे इसके माध्यम से। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, सहकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बच्चों सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। और आप लोग जब पॉलिटी पढ़िएगा तो सहकारिता किस आर्टिकल से संबंधित है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लीजिएगा, ठीक है। मे बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 में इसकी थीम सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बहुत डायरेक्ट बात का है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। और ये जो सहकारिता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और 2025 की थीम क्या थी ये भी याद रखना है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद में स्थापित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद में, जो कि आनंद में स्थापित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में आप लोग बता देना कहीं भी डाउट हो, ठीक है। आपके कमेंट को, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हो दृष्टि आईएएस की, विजन आईएएस की या फोरम आईएएस की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट ग्रुप में चले जाएंगे। डायरेक्ट ग्रुप में आप जा करके आपको पीडीएफ का लिंक दिया होगा, या आप पीडीएफ की मांग करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम प्राइस में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनमें से कोई भी जिला एस्पिरेंट या अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को जो है फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनमें से कोई भी जिला जो है एस्पिरेंट या अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सूचकांक नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मंत्रालय और आपको कोई भी आयोग है जो जुड़ा है तो उसको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और अगर हम बात करें कि इसमें पहला स्थान किसका रहा, किस राज्य का रहा है, तो मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम पहले स्थान पे रहा। मिजोरम का एक हथियाल जिला है, ये पहले नंबर पे रहा। उसके बाद सबसे कम रैंक किसको प्राप्त हुआ या सबसे कम बेकार प्रदर्शन किसने किया था, तो अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिला है उसने, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि CETA के अंतर्गत भारत को यूके में होने वाले अपने लगभग संपूर्ण निर्यात बास्केट पर शुल्क मुक्त पहुंच होगी, जबकि इसके तहत भारत द्वारा यूके के आधे से अधिक निर्यातों को तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका दोस्तों ये गलत है। गलत क्यों है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है
कि भारत द्वारा यूके के आधे से अधिक निर्यातों को तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई। देखो, आधे से अधिक नहीं, भारत द्वारा यूके के आधे से अधिक निर्यातों को नहीं बल्कि 24% यानी 24.5% निर्यातों को तत्काल शुल्क मुक्त प्रदान की गई है। ठीक है, पूरे के पूरे आधे से अधिक निर्यातों को शुल्क मुक्त प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, भारत और यूके के बीच समझौता हुआ है कि भारत द्वारा 89.5% टैरिफ लाइन जो है खोल दी गई है यूके के लिए, लेकिन भारत यूके के आधे से अधिक निर्यातों को नहीं बल्कि 24.5% निर्यातों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसके तहत यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, निर्दिष्ट अवधि कितना, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए यूके के सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट दी जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के हालिया समष्टिगत आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह बढ़ करके 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो विगत वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि दर दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि 2024-25 में भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह बढ़ गया है, अब 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, लगभग 81 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो 2023-24 की तुलना में 6% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम भारत की कुल निर्यात की बात करें 2024-25 में, तो 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है भारत का कुल निर्यात। ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस तरह के डेटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चाहे फिर आपका एफडीआई से रिलेटेड हो, निर्यात से रिलेटेड हो, या फिर जीडीपी में, या फिर भारत के ऋण से रिलेटेड हो कि भारत कितना ऋण ले रहा है, उसका आंतरिक ऋण कितना है, बाह्य ऋण कितना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% थी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है इस समय, 6.5% है। ठीक है, 2024-25 में थी, मतलब 6.5% थी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, ऑल्टर मैग्नेट को उन पदार्थों के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है जो कोई निवल बाह्य चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन आधारित प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाते हैं। देखो, ये अल्ट्रामैग्नेट क्या होता है, ये फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, बाहर जैसे कि नॉर्मली मैग्नेट क्या होता है कि बाहर की चीजों को खींचता है, बाहर से वो क्या होता है कि आप किसी मैग्नेट के आसपास कोई लोहा लकड़ ले जाइए या पिन ले जाइए लोहे की, तो वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। अल्ट्रामैग्नेट में क्या होता है कि इस तरह का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें ये प्रॉफिट होता है कि जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप अल्ट्रामैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आसपास की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि लोहे की चीज़ें हैं, तो उसको उसी व्यवस्थित जगह पे ही रखता है, इसको अट्रैक्ट नहीं करता है। यानी कि जैसे मान लो कोई हाई मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हो, हाई पावर मैग्नेट यूज़ कर रहे हो और उस इलेक्ट्रिक गैजेट में आप रखते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे जो बाहर की जो सारी चीज़ें होती है ना, उसको अव्यवस्थित कर देता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अल्ट्रामैग्नेट में ये गुण नहीं होता है, वो बाह्य गुण जो है मैग्नेट का नहीं दिखाता है, आंतरिक गुण उसके अंतर्गत मैग्नेट का होता है। तो ये फेरोमैग्नेट, और देखो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट, लेकिन हाल ही में अल्ट्रामैग्नेट खोजा गया है जो दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। इसके बारे में हम लोग साइंस एंड टेक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजी गई एलोक्राफा इफ्यूसोरेडिका निम्नलिखित में से किसकी स्पीशीज है। तो
तो एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका जो है ये किसकी स्पीसीज है, ये लाइकिन की स्पीसीज है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में इसको पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस निस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएनएस निस्तार क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला एवं स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि आईएनएस निस्तार जो है अभी हाल ही में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और ये एक पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और विशाखापत्तनम में इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पोत 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और बचाव कार्यों को निष्पादित करने हेतु रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के संयोजन से सुसज्जित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोरों की निगरानी करेगा और बचाव कार्यों को निष्पादित करेगा। तीसरा कह रहा है कि आईएनएस निस्तार गहरे जल में बचाव कार्य में संलग्न पोतों के लिए एक मदरशिप के रूप में कार्य करेगा, यानी उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिससे संकटग्रस्त पनडुब्बियों से कार्मिकों के बचाव और निकासी में मदद कर सकता है। तो आप लोग सारा स्टेटमेंट पढ़ के समझ गए होंगे कि आईएनएस निस्तार का काम क्या है। ये गोताखोरों की निगरानी करेगा, बचाव कार्यों को निष्पादित करेगा, एक मदरशिप के रूप में काम करेगा, जो भी पोत गहरे जल में जाकर के बचाव कार्य करते हैं तो उन संलग्न पोतों की ये मदद करेगा। इसके साथ ही जो पनडुब्बियों से जो मान लो कोई पनडुब्बी है वो संकटग्रस्त, मान लो उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनकी ये मदद करेगा, उनको बचाएगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट से करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन सूचकांक, FI इंडेक्स या फाइंडेक्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और विगत वर्ष की तुलना में 2025 में सुधार दर्शाता है। तो दोस्तों ये नीति आयोग द्वारा इसको नहीं तैयार किया गया है, यहाँ पे यही गलत हो गया। हमेशा मैंने आपको अक्सर कहा है कि जब भी संस्था का नाम दे देता है या किसी आयोग का नाम दे देगा, मंत्रालय का नाम दे देता है, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसे आरबीआई ने तैयार किया है। ठीक है, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने तैयार किया है? आरबीआई ने तैयार किया है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सूचकांक का आधार वर्ष 2019 है। देखो, वित्तीय समावेशन सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं है। ठीक है, कोई आधार वर्ष नहीं है, किसी भी आधार वर्ष को निश्चित नहीं किया गया है। तो यहाँ दूसरा भी गलत हो गया। वित्तीय समावेशन सूचकांक अभी न्यूज में रहा था 2025 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है कि इसके 3 मानदंडों में से पहुंच आयाम को सूचकांक में सबसे अधिक भारांश दिया गया। देखो, इस सूचकांक में 3 मानदंड है। 3 मानदंड कौन कौन से हैं? एक तो है पहुंच, दूसरा है गुणवत्ता और तीसरा है उपयोग। ठीक है, तीसरा है उपयोग। इसमें सबसे अधिक भारांश जो है किसको दिया गया है? पहुंच को, कि कितने लोगों तक पहुंच है अकाउंट। अच्छा, वित्तीय समावेशन का मैंने आपको बताया ना कि वित्तीय समावेशन क्या है, कि इसका लक्ष्य ये है कि हर व्यक्ति का अपना एक अकाउंट होना चाहिए, अपना एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए जिसपे वो प्रॉपर एक्टिव रहे। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लेन देन जो है अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से कर सके। और गवर्नमेंट द्वारा कोई भी योजना लाई जा रही है और उसको अगर उसको प्रॉफिट, अगर वो पात्र है उस योजना के, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसको लाभ भी पहुंचाया जा सके। तो ये इसी को वित्तीय समावेशन सूचकांक कहा जाता है। तो पहुंच का भारांश है 35%, उपयोग का भारांश है 45% और गुणवत्ता का भारांश है 20%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अधिक भारांश किसका है? उपयोग का है, पहुंच का नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कह रहा है कि 3 मानदंडों में से पहुंच आयाम को सूचकांक में सबसे अधिक भार दिया गया है। तो पहुंच आयाम को सबसे अधिक भार नहीं दिया गया है, बल्कि उपयोग आयाम को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उपयोग कर रहे हैं अकाउंट का अपने। तो यहाँ पे सबसे अधिक भारांश किसका हो जाएगा? 45% उपयोग का हो जाएगा। तीसरा भी गलत हो गया। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि कितने कथन सही है, कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
अगला देखिए, अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। देखो, भारत और इंडोनेशिया के बीच नहीं, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि यह अभ्यास टेबल टॉप एक्सरसाइज और कंप्यूटर आधारित वॉर गेम के रूप में आयोजित किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे या फिर अन्य रिसोर्सेज यूज़ करते होंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो जो भी अभ्यास होते हैं भारत का जिन जिन देशों के साथ अभ्यास होता है उसको पढ़ लीजिए कि किस देश के साथ अभ्यास हो रहा है, और ये नौसैनिक अभ्यास है या वायुसेना अभ्यास है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कहाँ पे ये अभ्यास हुआ है ये पढ़ना है। 3 पॉइंट आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच हो रहा है, कहाँ पे आयोजित हुआ है, और इसके साथ ही अ, किसके किसके बीच हुआ है, कहाँ पे आयोजित हुआ है, और कौन सा अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है या वायुसैन्य अभ्यास है या फिर नॉर्मल सैन्य अभ्यास है। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस संध्याक क्या है ये। तो दोस्तों, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है। ये आईएनएस संध्याक क्या है, ये सर्वेक्षण पोत है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, टूवर्ड्स रेजिलियंस एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक ने नीति आयोग के सहयोग से तैयार की है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया है, लेकिन नीति आयोग के साथ नहीं तैयार किया है, नीति आयोग के सहयोग से नहीं तैयार किया है, बल्कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर तैयार किया है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होकर के 951 मिलियन पहुंच जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 2050 तक भारत की जो शहरी जनसंख्या है लगभग दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होकर के कितनी हो जाएगी, 951 मिलियन पहुंच जाएगी। यानी कि ये किस पे ये जो रिपोर्ट है ये शहरी जनसंख्या पर फोकस करती है कि शहरों में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है। इस बेसिस पे ये अपना एक डेटा तैयार करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात के न्यू गोल्डन वीजा प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने आजीवन निवास हेतु भारत के निवासियों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा प्रोग्राम का प्रयोग शुभारंभ किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने आजीवन निवास यानी हमेशा के लिए रहने के लिए भारत के निवासियों के लिए एक नामांकन आधारित गोल्डन वीजा प्रोग्राम का प्रायोगिक शुभारंभ किया है। दूसरा कह रहा है कि इस नीति के तहत गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए यूएई में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। देखो, पहले क्या था कि अगर आपको यूएई में जाके रहना है, गोल्डन वीज़ा यूएई का प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको यूएई के किसी भी मतलब वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में आपको निवेश करना पड़ेगा, और निवेश की राशि भी तय की गई थी कि इससे ज़्यादा का आपको निवेश करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम निवेश सीमा तय की गई थी। किससे अगर इस सीमा से ज़्यादा आप निवेश करते हैं तो यहाँ का आप गोल्डन वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और आजीवन यहाँ पे रह सकते हैं, अपने यहाँ की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस जो सीमा थी इसको अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है यूए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अब एक न्यू गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जारी किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे जाकर वहाँ की गोल्डन वीज़ा को प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं कि वहाँ की संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करे। तो इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क संबंधी निर्देश 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है।
अभी जितने भी 2025 में आरबीआई द्वारा जितने भी गाइडलाइंस लाए गए या फिर अदर गवर्नमेंट्स द्वारा या फिर भारत संसद द्वारा कोई भी अधिनियम लाया गया है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उद्योग खनन से रिलेटेड कुछ अधिनियम लाए गए हैं 2025 में। उसके बाद फिर शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अधिनियम लाए गए हैं 2025 में। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना। विज़न आईएएस की मैगज़ीन काफ़ी अच्छा है, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। पीटी 365 पढ़ सकते हो। पीटी 365 में देखो मंथली कंटेंट ही रहता है। जैसे आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हो विज़न आईएएस की, तो उसमें क्या होता है कि बहुत डिटेल में सारी चीज़ें रहती हैं कि उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के फिर उसमें क्या चुनौतियाँ हैं, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, फिर निष्कर्ष दिया रहता है। लेकिन जो पीटी 365 होता है, ओनली पीटी के पर्पज़ से इसमें सारे कंटेंट दिए होते हैं। वही मंथली मैगज़ीन में जो कंटेंट रहता है, सेम वही कंटेंट आपको पीटी 365 में शॉर्ट में करके समराइज़ करके दिया रहता है, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप वहाँ से भी पीटी 365 पढ़ सकते हो। और अगर पीटी 365 आपको बोरियत लगता है पढ़ना, तो आरजी सर ने इसके लिए क्लास ली हुई है पीटी 365 की। आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है? आरजी सर ने समझाते हुए सारे पीटी से मतलब विजन आई इसकी पीटी 365 को पढ़ाया है। सब्जेक्ट वाइज जारी होता है, आपको पता होगा, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है? तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी निर्देश 2025 के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंक और अन्य विनियमित ऋणदाता गैर व्यावसायिक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यूज हुआ है, तो आपको मे भी समझ में ना आए। ये फ्लोटिंग रेट ऋण क्या है? देखो, जब आप ऋण लेने जाते हो बैंक में, तो बैंक या तो आपको ऋण फिक्स रेट पे देती है कि आपको ऋण फिक्स कर दे कि आपको 5% ब्याज पर ऋण आपको 5% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। और एक होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि वर्तमान में मार्केट में मांग और आपूर्ति के आधार पर आपका ये जो दर है, ब्याज दर, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जब ब्याज दर में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसी को फ्लोटिंग रेट ऋण कहा जाता है। जब आप ऋण लेने जा रहे हो, तो यानी कि आपको आपके लिए फिक्स नहीं रहेगा कि आपको एग्जैक्टली कितना ब्याज दर देना है। ये कभी 5% हो जाता है, कभी 4% हो जाता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है फ्लोटिंग रेट ऋण पर। ठीक है? इसी को फ्लोटिंग रेट ऋण कहा जाता है। जब फिक्स रहता है, मान लो ब्याज दर 5% फिक्स है, तो इसी को फिक्स रेट लोन कहा जाता है या फिर फिक्स रेट ऋण कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो, आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। पहले क्या होता था कि मान लो फ्लोटिंग रेट पे किसी किसी व्यक्ति ने ऋण ले लिया है। ठीक है? मान लो 1 लाख रुपए ऋण ले लिया है, तो मान लो उसको 5% ब्याज दर पे या फिर, अच्छा, फ्लोटिंग रेट है तो घटता बढ़ता रहेगा। तो अचानक से उस व्यक्ति की कहीं से लॉटरी लग गई या फिर उसके पास खूब सारा पैसा आ गया। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि बैंक गया, बैंक में जाके सारा पैसा कह रहा है कि मैं सारा पैसा जमा कर देना चाहता हूँ, अभी अपने इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो बैंक जो है इस पर जुर्माना लगाएगी। अच्छा, बैंक जुर्माना क्यों लगाएगी? देखो, आपको पता होगा कि बैंक की कमाई ही जो है इसी से होती है कि किसी से ऋण लेता है तो किसी को ऋण देता है, तो उसमें जो कुछ प्रॉफिट होता है ब्याज दर लगा करके, वो अपना प्रॉफिट कमाता है। जैसे आप बैंक गए ऋण ऋण लेने, तो आप पर ब्याज दर जो लगता है वो बैंक की कमाई होती है। ठीक है? और बैंक, किसी ने पैसा जमा किया है तो उस पर भी बैंक को कुछ पैसा ब्याज दर के तौर पे उस व्यक्ति को देना होता है। तो ये क्या है, बैंक की कमाई का हिस्सा होता है। आप अब कह रहे हैं कि भाई पहले से फिक्स था कि आपको इतने मंथली आपको इतना या फिर जितना भी तिमाही पे आपको इतना ब्याज दर देना है बैंक को, इतने रुपए पर। तो आप अचानक से जाके कह रहे हैं कि हम अब पूरा पैसा जमा कर दे रहे हैं, अब हमारा पूरा लेन देन आपसे खत्म हो गया। तो बैंक कहेगा क्यों खत्म हो गया, हमारी कमाई कहाँ जाएगी? हर महीने का जो फिक्स है कि तुम हमारे इतना मार्केट के हिसाब से इतना ब्याज दर दोगे, वो कहाँ से दोगे तुम? हमारा तो कमाई खत्म। तो बैंक जो है यहाँ पे यही इसी घाटे की भरपाई के लिए जुर्माना लगाती है। ठीक है? कि मान लो आपने पैसे ले गए तो लगभग 10% 15% जुर्माना लगा देगी कि हमारे जो, भाई अगर अभी तुम पैसा ला के तुरंत दे दे रहे हो, तो 4 महीने तक जो तुम हमें या फिर 1 साल तक जो तुम्हें हमें ब्याज देते वो तो हमें नहीं मिल पाएगा ना।
तो उसकी भरपाई के लिए यहाँ पे बैंक क्या करती है, जुर्माना लगा देती है। ठीक है, अब क्या किया आरबीआई ने कि इस जुर्माने के सिस्टम को ही खत्म कर दिया। कहा कि भाई गैर, और यहाँ पे ध्यान देना, गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि ऐसे पैसा जो कि किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं लिया गया, यानी कि मान लीजिए कि स्वास्थ्य की कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, या फिर शिक्षा के उद्देश्य से लोन ले लेते हैं, या घर के किसी कामकाज के लिए लोन ले लेते हैं। तो स्पेशली इसके लिए आरबीआई ने ये नियम लाया है कि फ्लोटिंग रेट पर ऋणों पर अगर कोई व्यक्ति जाके पूरा भुगतान करता है पहले से ही, यानी कि उसके भुगतान अवधि से मतलब परिपक्वता अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा पैसा अगर जमा करता है तो उस पर बैंक जुर्माना नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही था। पहले क्या था, जुर्माना लेता था, पहले बैंक जुर्माना लेता था, अब बैंक जुर्माना नहीं ले सकता है। ठीक है, अब समझिए आप लोग, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। पहले क्या था, बैंक जुर्माना लेती थी, अगर कोई किसी इंसान के पास ढेर सारा पैसा आ गया और जाके जमा कर दे रहा है बैंक में, तो बैंक उस पर जुर्माना लेती थी। अब क्या करेगा कि बैंक उसके लिए जुर्माना नहीं ले सकती है। सिर्फ किस उद्देश्य से, अब भाई ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान बिजनेस खड़ा करने जा रहा है, बहुत करोड़ों का लोन लिया है तो उसके लिए भी ये सिस्टम लागू होगा, नहीं, केवल गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही लागू होगा ऐसे ऋण जो गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है कि ये नियम 1 फरवरी 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत किए गए सभी ऋणों पर लागू होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से, यानी 1 जनवरी 2026 से या 1 जनवरी 2026 के बाद जितने भी व्यक्ति गैर व्यावसायिक उद्देश्य से ऋण लेते हैं और अगर ऋण की परिपक्वता अवधि के समाप्त होने से पहले ही वो सारी एक मुश्त धनराशि बैंक में जाके जमा कर देते हैं तो उनकी जमा की गई धनराशि पर जुर्माना नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार शांति स्थापना और संघर्ष समाधान के क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। देखो, इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष नहीं प्रदान किया जाता है बल्कि हर 5 वर्ष पे, ठीक है, प्रति 5 वर्ष पर प्रदान किया जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई भी पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, क्यों प्रदान किया जाता है, कितने साल पर प्रदान किया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2025 का पुरस्कार कनाडा की श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के श्री कैनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया है। कैनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। FIDE महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस आयोजन में फीडे, आप लोग क्या बोलते हो इसको, फीडे या फीडे महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में सभी भारतीय खिलाड़ी थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय तथा सबसे युवा महिला बनी है, दिव्या देशमुख। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि विश्व कप के इतिहास में पहली बार यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया। तो ये देखो, ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है जॉर्जिया के बटूमी में, यानी आयोजित कहाँ हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअली देखो, मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसके बारे में ना तो मुझे पढ़ना पसंद है ना ज़्यादा जानकारी लेना पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, इस वजह से मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रायोजित ग्रासलैंड बर्ड सेंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सेंसर में ग्रासलैंड में रहने वाले पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ग्रासलैंड बर्ड सेंसस प्रायोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे जो है पक्षियों की प्रजातियों की गणना की जाएगी। ठीक है,
तो इस सेंसस में ग्रासलैंड में रहने वाले पक्षियों की प्रजातियों की पहचान जो है मशीन लर्निंग उपकरणों का प्रयोग करके किया जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस सर्वेक्षण में ग्रासलैंड में पाई जाने वाली पक्षियों की 43 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। कितनी प्रजातियों को दर्ज किया गया है? 43 प्रजातियों को दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पे 43 प्रजातियां पाई गई हैं, और जिनमें से वे प्रजातियां भी शामिल है जो IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेद्य रूप में वर्गीकृत है। यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में शामिल प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है एड फाल्की वैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जा रही एक काइमेरिक बहुचरणीय डेंगू वैक्सीन है। तो दोस्तों, ये डेंगू वैक्सीन नहीं है। आप लोग को पता होगा कि एक मलेरिया वैक्सीन है, मलेरिया के लिए विकसित किया गया वैक्सीन है। ठीक है, मलेरिया के निदान के लिए। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस वैक्सीन में लैक्टोकोकस लैक्टिक्स नामक एक सुरक्षित खाद्य श्रेणी के जीवाणु का उपयोग डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि काइमेरिक वैक्सीन वह वैक्सीन है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री को मिलाकर एक हाइब्रिड या पुनः संयोजित संरचना का निर्माण शामिल है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा। इसके साथ ही आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, यानी एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेगी। तो इस PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही PDF का लिंक मिलेगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, 149। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अदिति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह योजना MSME मंत्रालय की पहल है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा कार्यान्वित है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अदिति योजना जो है विद्युत मंत्रालय की पहल है। किसकी? विद्युत मंत्रालय की पहल है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इसको कार्यान्वित की जाती है। यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। अच्छा, अदिति योजना क्या है? देखो, अदिति योजना लाने का उद्देश्य ये है कि जो MSME सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, तो वो जो कंपनियां फैक्ट्री हैं ऐसी तकनीक को अपनाएं या ऐसे मशीनों को अपनाएं जो विद्युत का कम प्रयोग करती हुई, यानी कि जो विद्युत दक्ष हो, विद्युत का कम प्रयोग करती हूँ। जैसे पुरानी मशीनें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा बिजली का प्रयोग करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नई मशीनें ऐसी अब आ गई हैं कि जो विद्युत का प्रयोग कम करती हैं, ऊर्जा दक्ष होती हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो MSME सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं या फिर अन्य MSME से बाहर के भी जो कुछ फैक्ट्री उद्योग हैं, वो ऐसी तकनीकों को अपनाएं जो ऊर्जा का प्रयोग कम करती हो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना के तहत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं हेतु लिए गए ऋणों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5% तथा मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। अच्छा, कितनी छूट प्रदान की जाएगी या कितनी सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा? तो देखो, सूक्ष्म और लघु उद्यम होंगे उनको 5% की छूट दी जाएगी उनके ऋणों पर। जब ये ऋण लेंगे तो उनके ऋणों पर 5% की छूट दी जाएगी, और जो मध्यम उद्यम रहेंगे इनके लिए 3% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल इसके स्थलों की संख्या से अधिक है। यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो, अब तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कोई बता सकता है? तो भारत में अब तक कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। 44वां जो है मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो अब तक विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत में 44 है, और टेंटेटिव लिस्ट में जो है कितने हैं? टेंटेटिव लिस्ट में 70 है। यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में क्या होता है कि किन किन क्षेत्रों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है, कई सारे क्षेत्रों को चुन करके इस लिस्ट में रख दिया जाता है। बाद में जो है
डिसाइड किया जाता है कि इसमें से किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या होता है कि कई लोगों का नाम आप चूज कर लेते हो स्कूल में कि किसको मॉनिटर बनाना है, लेकिन मॉनिटर किसी एक को ही बनाना होता है या किसी दो को ही बनाना होता है, सबको तो बनाना ही होता है। या फ्यूचर में क्या होता है कि किन किन लोगों को चुना जाएगा किसी काम के लिए, मान लो आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो, किन किन लोगों को चुना जा सकता है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इसी को टेंटेटिव लिस्ट आप समझ सकते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले स्थान पर है। देखो, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर छठे नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे नहीं आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि मराठा सैन्य परिदृश्य जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के साथ भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको पता होता है कि पहला या दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेट कर देते, आंसर डायरेक्ट आपका निकल आता। अगला देखिए, एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह वन्यजीव संरक्षण के क्रम में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये वन्यजीव संरक्षण के क्रम में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है ये। दूसरा कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों तक सीमित है। जहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। केवल देखो, जब भी स्टेटमेंट में कहीं भी केवल शब्द दे देता है तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो केवल राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि संरक्षित रिजर्व हो गए, सामुदायिक रिजर्व हो गए, तो ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि इस योजना के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु रिकवरी प्रोग्राम के साथ संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्यजीव संरक्षण का समर्थन करना शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्यजीवों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास है क्या? तो जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है, उनको उनके पर्यावास में उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, उनके पर्यावास से बाहर भी उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार संचलन नियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत अलौह धातुओं तथा इनके मिश्र धातु स्क्रैप हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू किया गया है। अब विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ये है क्या? ये है कि देखो, जैसे कि कोई कंपनी है, मान लो कि कोई एल्यूमिनियम निगम है, एल्यूमिनियम कंपनी है जो एल्यूमिनियम बना रही है, तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी इस विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत कि तुम एल्यूमिनियम जो बना रहे हो, इससे रिलेटेड जो अलग अलग चीज़ें बना रहे हो, तुम्हारा जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि बना करके बेच दिए उतने पे ही तुम्हारे काम तमाम, तुमने प्रॉफिट कमा लिया, हो गया तुम्हारा काम। सिर्फ तुम्हारा एक काम यहाँ तक ही नहीं है, तुम्हारा काम है कि एल्यूमिनियम से रिलेटेड जितने भी वेस्ट आ रहे हैं मार्केट में, अगर इसको एज अ वेस्ट फेंका जा रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उस वेस्ट को तुम इकट्ठा करो, उसको रिसाइकिल करो, फिर से उसको रीयूज करो। ठीक है, यानी कि आप प्रदूषण फैला रहे हो, कोई कचरा उत्पन्न कर रहे हो, तो उस कचरे को भी इकट्ठा करना तुम्हारा काम रहेगा। समझ में आई बात? कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस प्रोडक्ट को ब्लास्ट में जब लोग यूज करके फेंक देंगे तो उसको आप इकट्ठा करो और उसको रिसाइकिल करो। समझ में आई बात? यही है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट सही है कि अलौह धातुओं और तथा इनके मिश्र स्क्रैप हेतु विस्तारित उत्तरदायित्व लागू किया गया है। दूसरा है कि ईपीआर ढांचे के अंतर्गत उत्पादक पंजीकृत रिसाइक्लरों से ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदकर अपने पुनर्चक्रण दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कंपनी ए है
जो एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रही है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बना रही है। तो ये सारी प्रोडक्ट को जो यूज़ हो चुका है, जो केन है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम की अन्य चीज़ें हैं, इसको इकट्ठा कर लिया। अब इसके पास वो तकनीक या वो मशीन नहीं है कि इसको इन सारी चीज़ों को ये रिसाइकिल कर सके। तो ये ऐसे कंपनी को या ऐसे उद्योग को ढूंढेगी जो रिसाइकलिंग उद्योग होगी, यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रिसाइकिल करती होगी। तो ये क्या करेगा, इस कंपनी से यानी बे कंपनी से एग्रीमेंट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा कि भाई मैं तुम्हें अपना जो भी कचरा है इकट्ठा कर लिया हूँ, तुम जो है इस पर तुम इसको रिसाइकिल कर दो। तो एक ईपीआर प्रमाण पत्र ये इससे खरीदेगा, बी से ए खरीदेगा। तो ये क्या करेगा, इसके पूरे कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकिल करेगा और इसको ईपीआर प्रमाण पत्र दे देगा। ठीक है, इसको क्या होगा, पैसे की प्रॉफिट हो जाएगी और इसका भी काम होगा कि भैया जो मुझे खुद करना था मैंने उससे करवा लिया, बात वही पड़ी। ठीक है, तो ये भी ऐसा इस नियम के तहत किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि संशोधित नियमों में अलौह धातुओं से बने उत्पादों के लिए क्रमिक रूप से बढ़ते पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे 2026-27 में 10% से शुरू कर वह 2032-33 तक 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अभी जो है 2026-27 तक ऐसा निर्धारित किया गया है कि एक कंपनी जो है अपने पूरे कितना पुनर्चक्रण करेगी, तो 10% करेगी। फिर इसको धीरे धीरे आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इस पुनर्चक्रण को और ज़्यादा रिसाइकिल और रीयूज को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, 75% कर दिया जाएगा। यानी एक फैक्ट्री है या कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो अपने कुल प्रोडक्ट का 75% जो है उसको रिसाइकिल करेगी, रीयूज करेगी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट सिलो निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ अवस्थित है। माउंट सिलो, तो ये जो है दोस्तों तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आयकर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी की व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं है, जो 2022 से प्रभावी है। देखो, अटल पेंशन योजना 2022 से प्रभावी है। इसमें जो आयकर का भुगतान कर रहे हैं वो इस योजना के लाभ के पात्र नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 1000, 5000, 2000, 3000, 4000 तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष है, चाहे व्यक्ति किसी भी आयु में इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, देखो ये अटल पेंशन योजना क्या है कि 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु के लोग जो हैं अटल पेंशन योजना के तहत एक महीने मतलब फिक्स किया गया है कि जो इंसान जितने कम उम्र से अपना अंशदान देगा उसको उतना ही कम अंशदान देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 31 साल के हैं तो आपको अंशदान ज़्यादा देना पड़ेगा, और 18 साल के हैं तो आपको लगभग मान लो 250 रुपये महीने अंशदान देना पड़ रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को 250 नहीं बल्कि लगभग 1000, 1500 के करीब में अंशदान देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जितना अंशदान देगा उसके अंशदान के आधार पर ही ये पेंशन दी जाती है 60 वर्ष पूरा कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, यानी कि आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही आपको आपकी बढ़ोतरी में पेंशन मिलेगी। 60 साल के जब आप हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे या 60 साल के बाद आपकी कंट्रीब्यूशन यानी कि आप 18 साल से 40 साल की उम्र तक जितना भी कंट्रीब्यूशन किए हैं उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मंथली पेंशन दी जाएगी। 1000 या महीने का 2000 या 3000 या 4000 या 5000, बस 5000 तक ही मैक्सिमम 5000 तक की पेंशन आपको दी जाएगी। लेकिन ये आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जितने जल्दी आप शुरू करेंगे कंट्रीब्यूशन देना उतनी ही उसकी राशि कम होगी। यानी 18 वर्ष से शुरू कर दे रहे हैं तो आपकी राशि कम होगी। अगर आप जितना ज़्यादा आप उम्र धीरे धीरे लेट कर रहे हैं अंशदान करने में तो आपकी अंशदान राशि जो है बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी दे देता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंशदान अवधि 20 वर्ष है, न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष है, तो ये 20 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा 18 वर्ष है, न्यूनतम अंशदान अवधि जो है 20 वर्ष, 18 वर्ष से 40 वर्ष है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर निकल के आ जाता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे एस्परजिलोसिस रोग हेतु उत्तरदायी है। एस्परजिलोसिस रोग हेतु उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है भाई बताओ? मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला फंगल मोल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? पहला कथन कह रहा है कि वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो आरबीआई द्वारा नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त तरलता बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति उपकरण है। तो दोस्तों ये वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट जो है ये तरलता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तरलता कम करने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति है, आरबीआई द्वारा ऐसा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी का एक है तो एक टूल है ये जो मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ाने से रोकता है। मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या तरलता को कम करने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यूज किया जाता है। अब ये क्या है? नीलामी। इसमें नीलामी से समझिए कि जैसे कि मान लो मार्केट में तरलता ज़्यादा है, ठीक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, तो बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा है, अतिरिक्त धनराशि है, तो बैंक इस पैसे का क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण देगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसे का यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं लोन लेंगे। लोगों के लिए लोन लेना आसान, एक तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा है तो ये लोगों को ऋण देगा। मे भी लोगों को ऋण जो है कम ब्याज दर पे दे, तो कम ब्याज दर पे अगर ऋण देता है तो ऐसे में क्या होगा कि लोग ऋण लेने से हिचकिचाएंगे नहीं, उनके लिए ऋण लेना आसान पड़ रहा है, ऋण लेना सस्ता पड़ रहा है, तो लोग ऋण लेंगे। और इस ऋण का प्रयोग जो है लोग लोन लेकर के कहीं ना कहीं मार्केट में खर्च करेंगे। तो खर्च करने की दृष्टि से जब मार्केट में खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या होगा? तरलता बढ़ेगा। तरलता बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इस आरबीआई का क्या काम होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एक लिमिट से क्रॉस नहीं होने देता है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? तरह तरह की मॉनेटरी टूल्स को प्रयोग करेगा। जैसे वो या तो वो बैंक रेट बढ़ा दे, या एसएलआर बढ़ा दे, या सीआरआर बढ़ा दे, या तो वो रेपो रेट बढ़ा दे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल, देखो रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंकों को ऋण की जरूरत होती है तो बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो ये रेपो रेट होता है। या बैंक क्या करता है कि इनसे इनका अतिरिक्त पैसा ले लेता है और इनको ब्याज देता है। और रिवर्स रेपो रेट में अपोजिट होता है, आरबीआई जो है बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझना। अब देखो इसको इस तरह से समझना, रेपो रेट में क्या हुआ, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ तो आसान रहेगा। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेता है, आरबीआई से ऋण लेता है। जब बैंकों को पैसे नहीं होते हैं, उनके पास अतिरिक्त धनराशि नहीं होती है, तो रेपो रेट में आरबीआई से ऋण लेता है। अब रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, और बैंकों से ऋण जरूरी नहीं कि इसलिए ले रहा है आरबीआई की आरबीआई के पास पैसे की कमी है या उसको ऋण की जरूरत है, इसलिए भी ले सकता है कि मार्केट में वो देखता है कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से बैंकों से उसकी अतिरिक्त धनराशि को सोख लेता है। जो पैसा मार्केट में जाना चाहिए अतिरिक्त धनराशि, वो न जाए। अगर अतिरिक्त धनराशि मार्केट में जाएगा तो तरलता बढ़ जाएगा। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करता है कि बैंकों से उसकी अतिरिक्त धनराशि को अपने पास ले लेता है, और जो अतिरिक्त धनराशि ली रहती है उस पर ये ब्याज देता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि रेपो रेट का ब्याज दर ज़्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट का ब्याज दर कम होता है। यानी आरबीआई जब बैंकों से ऋण लेता है ना, या बैंकों से उसकी अतिरिक्त धनराशि अपने पास लेता है, तो वो कम ब्याज दर पर लेता है। लेकिन वही अगर बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना होता है तो उसका जो ब्याज दर होता है यानी रेपो रेट होता है वो अधिक होता है। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बेसिक अंतर होता है, इसको पता होना चाहिए। अब ये वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या होता है, इसको समझना है। देखो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो रेट का ही कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से उसकी अतिरिक्त धनराशि को लेगी। लेकिन जब रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि फिक्स रहता है कि मान लो कि 6.5% रेट पर सभी बैंकों से वो उसकी अतिरिक्त धनराशि ले ले रहा है आरबीआई, तो सभी बैंकों के लिए यह दर फिक्स रहता है।
वेरिएबल में क्या है कि ये सभी बैंकों के लिए फिक्स नहीं होता है, इसमें नीलामी की जाती है कि आरबीआई बोलता है कि कौन हमको सबसे कम ब्याज दर पर ऋण देगा। तो आरबीआई, तो जो बैंक सबसे कम ब्याज दर पर आरबीआई को कहता है कि हाँ भाई, हम अगर आप हमको मान लो 5.4% पर हमको आप अगर ब्याज दोगे तो हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। ए बैंक ने कहा कि हम आपको 5.4 ब्याज दर पर ऋण देंगे। बैंक बी ने कहा कि हम आपको 5.3% पर ऋण देंगे। बैंक सी ने कहा कि हम आपको 4.8% ब्याज दर पर ऋण देंगे। तो आरबीआई के लिए क्या हुआ कि भाई 4.8 ज़्यादा सही लगा कि उसको आरबीआई सी से जो है वो अतिरिक्त धनराशि ले लेगा, कहेगा कि हाँ मैं ठीक है, मुझे 4.8 ज़्यादा सही लग रहा है, हम तुमको 4.8% ब्याज देंगे, तुम हमको अपनी अतिरिक्त धनराशि मुझे दे दो। तो ये क्या है, एक नीलामी हो रही है, जो सबसे कम बोली लगा यानी कि जिसका प्राइस सबसे सुटेबल लगेगा आरबीआई को, जिसका ब्याज दर सबसे ज़्यादा सुटेबल लगेगा आरबीआई को, उसी से वो अतिरिक्त धनराशि ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, नीलामी होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अतिरिक्त तरलता बढ़ाने के लिए, तरलता बढ़ाने के लिए कभी नहीं, तरलता कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा निर्धारित वह निश्चित दर है जिस पर बैंक बिना किसी बोली प्रक्रिया के अपनी अतिरिक्त धनराशि जमा करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। देखो इसमें क्या होता है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट में इसमें बोली लगाई जाती है बैंकों द्वारा कि हम आपको इतने ब्याज दर पर ऋण देंगे। रिवर्स रेपो रेट में बोली नहीं लगाई जाती है, इसमें आरबीआई तय कर देता है कि हाँ इतना फिक्स रेट पे हम तुम्हें इतना फिक्स रेट पे ब्याज देंगे, तुम हमको अपने यहाँ से पैसा दे दो, लोन दे दो। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है, अक्सर समाचारों में रहने वाला कोडेक्स एलिमेंटेरियस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक से संबंधित है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एफएओ द्वारा और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एफएओ द्वारा और डब्ल्यूएचओ द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर एक मानक तय करती है कि किसी खाद्य में मिलावट है या नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की ये एक मानदंड तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एआई या एमएल मशीन लर्निंग आधारित वेबसाइट प्रणाली है जो चलती ट्रेनों के अंदर गियर की उच्च रिजोल्यूशन इमेज लेने के साथ हैंगिंग, लूज और मिसिंग कंपोनेंट का पता लगाने में सक्षम है। देखो नॉर्मली क्या होता था, पहले पारंपरिक तौर पे अगर हम बात करें तो पहले जब ट्रेनें चलती थी तो बीच बीच में ट्रेनों को रोक करके रेलवे ड्राइवर द्वारा ट्रेनों की जो पुर्जे होती हैं उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, कहीं से कोई मशीन ढीली तो नहीं है, कहीं से कोई नट बोल्ट ढीली तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई टूल है जो टूट गया है, निकल गया है। तो इन सब चीज़ों की जांच की जाती थी रेलवे ड्राइवर द्वारा टॉर्च जला करके पटरियों के नीचे घुस घुस करके। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जानते हैं कि एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, बीच बीच में ट्रेन रोकना पड़ता है। तो इसीलिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली लाई गई। ये क्या करेगा कि पटरियों के किनारे एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा रहेगा। ये क्या करेगा कि पूरे जब ट्रेन गुजरेगा तो पूरी इमेज लेगा, सेकंड में हजारों फोटोज ले लेता है। तो कहीं पे भी अगर कोई टूल है जो लूज है या फिर लटक रहा है या फिर टूट गया है तो ये सारी इमेज को कलेक्ट करेगा और उसको क्रॉस करके, यहाँ तक कि इंसान को खुद नहीं चेक करना पड़ेगा, ये खुद एआई जनरेटेड मशीन है, एआई मशीन है, तो ये खुद सारी चीज़ों को क्रॉस कर देगा। जहाँ से भी उसको कहीं भी गड़बड़ी लगता है उसको रेड कलर से क्रॉस करके सारे रेलवे कर्मचारियों को भेज देता है। तो फिर उस आधार पे ट्रेन को कहीं एक जगह रोक करके उसको मशीन को ठीक किया जाता है। यानी जो इंसान पटरियों के नीचे जो के काम करता था उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारा काम जो है मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली करेगी। यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने रोलिंग स्टॉक की स्थिति की निगरानी के क्रम में MVIS के इंस्टॉलेशन हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, इंडिका और जपोनिका चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कह रहा है कि इंडिका चावल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निम्न अक्षांशों तथा निम्न तुंगता पर उगाया जाता है, जबकि जपोनिका चावल प्रमुख रूप से शीतोष्ण क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों या उच्च तुंगता पर उगाया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। देखो इंडिका चावल आपको इंडिया से ही समझ में आ रहा है, इंडिका चावल में इंडिया शब्द आ रहा है, और इंडिया में आपको देखेंगे कि चावल का उत्पादन कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा प्रॉपर होती है, तापमान भी सही रहता है कि फसल को पकने के लिए एक सही टेम्परेचर मिल जाता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों के निम्न अक्षांशों में या निम्न तुंगता वाले क्षेत्रों में चावल की खेती होती है। लेकिन ये जो जापानी चावल है, ये जो वेराइटी है, ये आपको शीतोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी उत्पादन अच्छी खासी होती है, उच्च अक्षांशों में होता है और उच्च तुंगता पर उगाया जाता है, यानी ऊंचाई पर उगाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जापानी चावल के दाने सामान्यतः छोटे और गोल होने के साथ इसमें एमाइलेज की मात्रा कम होती है। इसकी सबसे खासियत बात क्या है कि इसमें एमाइलोज की मात्रा जो है जापानी चावल में कम होती है। इसमें चावल के दाने जो है झगड़े यानी शैटरिंग की प्रवृत्ति कम होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर निषेचन के पश्चात किया जाता है। इसमें जनकों के न्यूक्लियर जीनोम को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल वाले दाता अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर निषेचन के प्रस्ताव किया जाता है। इसमें जनकों के जो न्यूक्लियर जीनोम को, देखो जनकों के न्यूक्लियर जीनोम को नहीं, ये जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो दाता अंडाणु का न्यूक्लियर जीनोम होता है, और जनकों का माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीनोम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली कंफ्यूजन हो रही है। मैं इसको ना अभी बाद में इसका आंसर कर दूंगी, क्योंकि देखो गलत आंसर बताने से अच्छा है कि मैं बाद में आपको सही आंसर बताऊं। तो अभी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, इसको अभी यहीं पे रख देते हैं। चलो आगे देखो, हाल ही में समाचार। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप लोग भी कमेंट में बता देना। एक्चुअली साइंस टेक में मेरी कमांड बहुत कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो उसको अभी मैं बाद में करती हूँ। चलो आगे देखो, हाल ही में समाचारों में रहा करियाचल्ली द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो करियाचल्ली द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, यूनेप द्वारा किया जाता है। यूनेप को हम लोग शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को यूनेप कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसके संदर्भ में है कि 1990 के दशक से 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों के बीच ताप संबंधी मृत्यु दर में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो फ्रंटियर रिपोर्ट है ये बताता है कि किस उम्र के लोग ताप से संबंधित, मतलब ताप के कारण या फिर कहें तो कि जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं उनके प्रति ये कितने संवेदनशील हैं। वृद्ध आबादी, आपको पता होगी कि जो वृद्ध आबादी है वो चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच ताप संबंधी मृत्यु दर में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संकट में ताप स्तरों के प्रति जोखिम संपर्क में वृद्धि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अधिक तीव्र होने के कारण तीव्र होने की संभावना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 1970 से सभी प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकारों में प्रलेखित ह्रास दर्ज किया गया है तथा औसत वार्षिक ह्रास दर लगभग 0.52% रही है। तो ये ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये सही है कि सभी प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकारों में प्रलेखित ह्रास दर किया गया, यानी कि जितने भी प्रकार के आर्द्रभूमि हैं, चाहे फिर आप मैंग्रोव आर्द्रभूमि की बात करो या घास
पारितंत्र की आर्द्रभूमि की बात करो या फिर आप प्रवाल आर्द्रभूमि की बात करो, हर जितने भी प्रकार की आर्द्रभूमि है, सभी प्रकारों की आर्द्रभूमि में ह्रास दर्ज की गई, यानी कि आर्द्रभूमियों में क्या आ रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, और औसत वार्षिक ह्रास दर लगभग 0.52% है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस आकलन में 11 व्यापक आर्द्रभूमि प्रकारों का आकलन किया गया है। ये 11 व्यापक आर्द्रभूमि प्रकार कौन कौन से हैं, उसको आप लोग को पढ़ना है गूगल पे सर्च करके। ठीक है, जिसमें पीटलैंड, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, नदियां, झीलें, सीग्रास मेडोज सम्मिलित हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, सीग्रास मेडोज अगर आपके सामने एग्जाम में दे कि बताइए कि उपरोक्त में से कौन कौन से आर्द्रभूमि के प्रकारों के अंतर्गत आएंगे और उसमें सीग्रास मेडोज दे दे, तो ऐसा नहीं कि इसको गलत कर देना, ये भी सीग्रास मेडोज भी आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जिलोंग संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह संधि ऑकस पिलर 1 के अंतर्गत आगामी 50 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सहकारिता हेतु एक द्विपक्षीय ढांचा स्थापित करता है। देखो, जिलोंग संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई है। ठीक है, जिलोंग संधि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक समझौता हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि यह संधि जो है SSN ऑकस पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण, परिचालन, रखरखाव और निपटान के समस्त चरणों में सहकारिता को सक्षम बनाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। नाभिकीय ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण, विकास, परिचालन, रखरखाव से संबंधित दोनों देश जो हैं आपस में एक दूसरे से तकनीकी ज्ञान का साझा करेंगे और एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे की मदद करेंगे। ये जो पनडुब्बी है, खास करके नाभिकीय ऊर्जा चालित पनडुब्बी, इसके निर्माण में मदद करेंगे, इसके डिजाइन में मदद करेंगे, इसके परिचालन में एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। मतलब कि ये जो जिलोंग संधि है स्पेशली किससे किससे संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा चालित पनडुब्बियों से संबंधित है, इसके निर्माण से संबंधित है, इसलिए इन दोनों ने समझौता किया, इन दोनों देशों ने, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, जो दोनों देश मिल करके नाभिकीय ऊर्जा चालित पनडुब्बियों पर काम करेंगे। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू होता है। 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, तो 35 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। अब आगे जो है आप लोग देखेंगे पॉलिटी और साइंस टेक से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका गठन जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, इसका गठन जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए की गई थी। दूसरा है कि इसने ग्राम और जिला स्तर पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अक्सर जब भी क्वेश्चन पूछता है बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता समिति से या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है, खास करके किसी समिति से, तो अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कि इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, या ये मांग की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो देखो, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। ये 3 स्तर कौन से थे, तो इन्होंने कहा था कि एक ग्राम स्तर होना चाहिए, एक दूसरा ब्लॉक स्तर होना चाहिए जिसमें पंचायत समिति होना चाहिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा स्तर बोला था इन्होंने ब्लॉक स्तर के होने चाहिए जिसमें कि पंचायत समिति का गठन होना चाहिए। तीसरे स्तर की बात की थी इन्होंने जिला स्तर, जिसमें जिला परिषद का गठन होना चाहिए। तो ये मांग की थी बलवंत राय मेहता ने। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग अशोक मेहता ने की थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितनी सिफारिशें अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि हमने कहा है कि अक्सर जब भी समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपके सामने इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो पहला गलत हो जाएगा, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। दूसरा कह रहा है कि विकेंद्रीकरण के लिए जिले को प्रथम इकाई बनाना,
इन्होंने कहा था भाई विकेंद्रीकरण के लिए जिलों को पहला इकाई बनाई जाए, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की औपचारिक भागीदारी होनी चाहिए, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की मांग किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। इसके साथ सिंघवी समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मांग की थी। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो, जीवी राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, गौडगिल समिति, इनको उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये अक्सर पीसीएस में पूछता है क्वेश्चन, हर बार इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है। शायद पिछली बार 2025 में भी मुझे ध्यान नहीं, शायद पूछा था क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको क्रम में लगाना है। तो देखो, जीवी राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में सिंघवी समिति का गठन हुआ था और गौडगिल समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ था। इस आधार पर इसका क्रम क्या बन जाएगा? 1 2 3। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा गया। तो आप लोग को ध्यान होगा कि इस अधिनियम द्वारा एक नया भाग 9A नहीं बल्कि केवल 9 जोड़ा गया था। 9A जो है ये नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, नगर पालिका से रिलेटेड प्रावधान है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसने संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, राज्यों द्वारा नियमित चुनाव कराने को अनिवार्य किया गया, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। चौथा कह रहा है कि इसने संविधान के अनुच्छेद 40 को नीति निर्देशक तत्वों से परिवर्तित कर मूल अधिकार बना दिया, तो ये गलत हो गया आपका। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है, अभी भी ये डीपीएसपी के अंतर्गत ही शामिल है, इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया गया है। तो यहाँ चौथा स्टेटमेंट गलत है। जो 9A है इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में, लेकिन 9 को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। तो यहाँ पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। पूछा है कि कितने कथन सही है, तो 4 में से 2 सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर आप पॉलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, तो आरजी सर द्वारा पॉलिटी पढ़ाया गया है हमारे क्लब आईएएस ऐप पे। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट को, यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपको क्लब आईएएस ऐप आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो क्लब आईएएस टाइप करेंगे, आपको हमारा क्लब आईएएस का लोगो दिख जाएगा, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें हमारा 5th फाउंडेशन बैच आपको दिखेगा। 5th फाउंडेशन बैच में ही आपको सारे सिलेबस कवर कराया गया है। इसकी प्राइस कितनी है, तो इसकी कुल प्राइस जो है 1499 रुपये है। 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी आप 3 साल तक इस वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको वाकई में हमारे इस बैच को ज्वाइन करना है, तो बैच को ज्वाइन करने से पहले यूट्यूब पे बहुत सारी डेमो क्लास पड़ी हुई हैं हर सब्जेक्ट की, आप सारे सब्जेक्ट को देख लेना, सारे सब्जेक्ट की डेमो क्लास देख लेना। अगर संतुष्टि मिले तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में पंचायतों की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कह रहा है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत का जो कार्यकाल होता है, जिस दिन उसकी पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होगा, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दी जाती है, तो भंग की तिथि से 1 वर्ष के अंदर नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। देखो, नया चुनाव नहीं होता है, अगर समय से पहले ही पंचायत भंग हो जाती है, उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो जाता है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भंग हो जाती है, तो जो समय बचा रहता है सिर्फ उसी समय के लिए एक नई पंचायत का गठन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 वर्ष के अंदर नए चुनाव कराना आवश्यक होता है, तो नया चुनाव नहीं कराना होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यदि भंग की गई पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम है, तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। और जब भी देखो, अगर भंग होने से पहले अगर नया चुनाव
फिर से किसी को चुना जाता है तो शेष अवधि के लिए चुना जाता है, पूरे अवधि के लिए नहीं चुना जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और अगर समाप्ति से पहले ही भंग हो जाती है, कार्यकाल की समाप्ति से कुछ समय पहले, तो कुछ समय के लिए नहीं चुना जाता है, फिर उस नए चुनाव तक का वेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा चौथा कह रहा है कि इस समय से पूर्व भंग होने के बाद गठित पंचायत केवल उतनी ही अवधि के लिए कार्य करेगी जितनी अवधि तक भंग की गई पंचायत कार्य करती है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट चौथा आपका सही है कि जितनी अवधि के लिए जो समय बचा रहता है उसी शेष अवधि के लिए ही नई पंचायत जो है काम करती है। तो यहाँ पे चौथा सही है। पूछा है कितने कथन सही है, 3 कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अनुच्छेद और प्रावधान दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 डी में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे तीसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा सही सुमेलित है। पूछा है कितने युग में सही सुमेलित है, तो केवल 2 युग में सही सुमेलित है। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्राम विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण, वाटरशेड डेवलपमेंट, सामाजिक वानिकी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण आवास। पूछा है क्वेश्चन में कि कितने विषय जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को पता होगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे हैं, 18 विषय रखे गए हैं। तो ये 29 विषय में से कौन कौन से विषय हैं जो इनमें से दिए गए हैं, आपको चूज करना है। तो देखो 29 विषय में से एक है ग्रामीण विद्युतीकरण, दूसरा है भूमि संरक्षण, तीसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट, चौथा है सामाजिक वानिकी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपकी 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची में नहीं है। ग्रामीण आवास, ठीक है, यानी कि 6 में से 5 जो है शामिल है 11वीं अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कितने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक अनिवार्य प्रावधान रखा है, एक है स्वैच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत जो कि ग्राम पंचायत, तो यानी कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में या फिर पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ये सारी चीजें जो अनिवार्य प्रावधान है इसको करना जरूरी है। और स्वैच्छिक में क्या है कि उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा काम करें या ना करें। अब ये कौन कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है, कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान है, ये आपको लक्ष्मीकांत की बुक में डिटेल में दी गई है। आप वहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेना, 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बताना है कि कौन सा अनिवार्य प्रावधान है। तो पहला कह रहा है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहाँ पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मताधिकार, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये तीनों ही जो है अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों द्वारा लेखों के रख रखाव तथा ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि राज्य विधानमंडल जो है पंचायतों द्वारा लेखों के रख रखाव और ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान कर सकता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल जो है किसी भी पंचायत की पूरी डेटा को चेक कर सकता है कि वो कितने रुपए कहाँ खर्च कर रहा है, जो भी इसको फंड दिया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है, उस फंडिंग का यूज सही जगह कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि सारी उसकी पूरी लेखा जांच की जाती है। दूसरे कह रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि वे किसी केंद्र शासित प्रदेश पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिन्हें वे निर्दिष्ट करें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो भाग 9 है भारतीय संविधान का भाग 9 के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि कि ऐसे प्रावधानों को उस केंद्र शासित प्रदेश में लागू करे या ना करे। अगर लागू करता भी है तो राष्ट्रपति उसमें कुछ संशोधन करके, उस प्रावधान में कुछ संशोधन करके भी लागू कर सकता है। ठीक है, उस केंद्र शासित प्रदेश के अनुरूप कुछ प्रावधानों में चेंजेस कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में लागू नहीं होता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सिस्टम चलता है, ये दूसरा सिस्टम क्या चलता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखो, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यानी पेसा एक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होगा। तो दोस्तों, ये जो पेसा एक्ट है केवल 5वीं अनुसूची पर लागू होता है, 6ठी अनुसूची पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, पेसा एक्ट ऐसे क्षेत्रों में लाया जाता है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में। नॉर्मली जो ग्राम पंचायत होती है उनको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं प्रदान किया जाता है। यहाँ पे राज्य सरकार इनको कंट्रोल करती है। जो राज्य सरकार निर्देश देती है वो ग्राम सभा को मानना पड़ता है। लेकिन पेसा एक्ट में क्या होता है कि पेसा एक्ट में जो ग्राम सभा होती है उसको थोड़ा ज़्यादा शक्ति प्रदान होती है। अपने क्षेत्रों में किस तरह के नियम लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, इसमें स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बाहरी इंसान जमीन, कोई कंपनी है वहाँ पे ज़मीन खरीदना चाह रही है, तो जब तक वहाँ की ग्राम सभा के प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति उसको इजाज़त नहीं देता है, तब तक वहाँ पे किसी भी ज़मीन को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। या कोई अगर लघु खनिज है, लघु खनिज के अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है किसी कंपनी को, या खनन पट्टा प्राप्त करना है, तो इस खनन पट्टा को प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यकता होती है। लेकिन जो नॉर्मल ग्राम सभा होती है उनसे इस तरह की सिफारिश नहीं ली जाती है, लेकिन पेसा एक्ट में सिफारिश ली जाती है। तो इनको क्या होता है कि थोड़ा अधिक अधिकार प्रदान की जाती है, थोड़ी अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है अनुच्छेद और विषय वस्तु दिया हुआ है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, पहला सही है। दूसरा है 244 से असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण होता है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों सही सुमेलित है। अगला है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, 5वीं अनुसूची में क्या होता है, इसके अंतर्गत जितने भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य होंगे, प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होता है स्पेशली अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है कि उनका कैसा विकास हो सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो ये क्या करता है कि स्पेशली ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है जनजातियों के पर्पज से सोचती है और ये सलाह देती है राज्यपाल को। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जनजातीय सलाहकार परिषद में 30 सदस्य होते हैं। देखो, जनजातीय सलाहकार परिषद में 30 नहीं बल्कि 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य जो है राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है कि इनमें से जो 3/4 सदस्य होते हैं वो अनुसूचित जनजातियों के विधायक होते हैं। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, 30 सदस्य नहीं 20 सदस्य होते हैं, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत गठित जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी अनुसूची के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक जिला परिषद में 20 सदस्य होते हैं। देखो, तो इसमें जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जिला परिषद का गठन किया जाता है, इसमें 20 सदस्य नहीं 30 सदस्य शामिल होते हैं। कितने शामिल होते हैं? 30 सदस्य शामिल होते हैं। आगे कह रहा है कि
इसके सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। देखो सभी सदस्य वयस्क मताधिकार पे नहीं चुने जाते हैं। 26 सदस्य जो होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 4 सदस्य जो है इनका मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल जो है मनोनीत करता है और ये जो 4 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के कहें तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक वो अपना पद ग्रहण किए रहते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इसके सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अच्छा, इसके सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कितनों में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है? अब इसका आंसर आप बताना। अभी मैंने जस्ट बताया है, अब इसका आंसर अब आपको बतानी है। कमेंट में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसमें जो सदस्य होते हैं 6ठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषद, देखो 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद काम करती है। इसी स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 26 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और 4 सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यपाल द्वारा। ये जो 26 सदस्य होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए होता है और इनको कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये जो स्वायत्त जिला परिषद होती है 6ठी अनुसूची के तहत जो काम करती है, ये विवाह, तलाक, विरासत और सामाजिक प्रथाओं पर कानून बना सकती है। इनको कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान होते हैं, ठीक है। और ये राज्यपाल को कुछ सलाह भी देती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 7 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 7 नहीं बल्कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में पूर्ण एकरूपता प्रदान की है। तो संविधान ने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में पूर्ण एकरूपता प्रदान की है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो संविधान ने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अलग अलग, जैसे कहीं पे उपराज्यपाल शासन करता है, कहीं पे प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है शासन करते हैं। जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख में यहाँ पे उपराज्यपाल प्रशासन करता है। लेकिन चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रशासक जो है प्रशासन करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में पूर्ण एकरूपता प्रदान की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्ण एकरूपता प्रदान नहीं की गई है। तीसरा कह रहा है कि वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में उपराज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। पूछा है कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है। चलो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। ओके।